नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक ऐसी दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके मन और दुनिया को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के महानतम विचारकों में से एक बर्ट्रैंड रसेल की असाधारण कृति द एनालिसिस ऑफ माइंड की। ये किताब सिर्फ एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक खोज है। मन क्या है, ये हमारे शरीर और इस विशाल भौतिक ब्रह्मांड से कैसे जुड़ा है, क्या मन और पदार्थ वाकई दो अलग अलग चीजें हैं जैसा कि हम सदियों से मानते आए हैं। रसेल इन गहरे सवालों पर हमें एक नया क्रांतिकारी दृष्टिकोण देते हैं। आइए इस ज्ञानवर्धक सफर पर मेरे साथ चलें और द एनालिसिस ऑफ माइंड के जटिल विचारों को सरल और स्पष्ट भाषा में समझें। एक, मन और पदार्थ के पारंपरिक विचार, एक नई शुरुआत, परिचय और न्यूट्रल मोनिज्म की ओर। प्रस्तुतकर्ता, सदियों से दर्शन शास्त्र में मन और शरीर के संबंध को लेकर एक बड़ी बहस चलती आ रही है। इसे मन शरीर समस्या, माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। एक तरफ द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म है जो कहता है कि मन हमारे विचार, भावनाएं, चेतना और पदार्थ हमारा शरीर, मेज, तारे दो बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र चीजें हैं। जैसे रेने डेस्कार्टिस ने कहा कि मन एक गैर भौतिक आत्मा है और शरीर एक भौतिक मशीन है। दूसरी ओर भौतिकवाद, मटेरियलिज्म है जो कहता है कि मन कुछ नहीं बल्कि मस्तिष्क की भौतिक प्रक्रियाएं ही है। और आदर्शवाद, आइडियलिज्म है जो कहता है कि सब कुछ मन में ही है, भौतिक दुनिया केवल एक भ्रम है। बर्ट्रैंड रसेल इन तीनों विचारों से संतुष्ट नहीं थे। द एनालिसिस ऑफ माइंड में वो एक बिल्कुल नया रास्ता सुझाते हैं जिसे वे न्यूट्रल मोनिज्म कहते हैं। ये विचार विलियम जेम्स और अर्नेस्ट मार्क जैसे विचारकों से प्रभावित है। रसेल कहते हैं कि दुनिया की मौलिक सामग्री न तो पूरी तरह से मानसिक है और न ही पूरी तरह से भौतिक, बल्कि ये एक तटस्थ सामग्री है। कल्पना कीजिए जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार अलग अलग बर्तन बनाता है। मिट्टी तो एक ही है लेकिन उससे घड़ा भी बनता है और प्याला भी। उसी तरह रसेल कहते हैं कि एक ही मूलभूत तटस्थ सामग्री से मन भी बनता है और पदार्थ भी। ये सब सिर्फ इस तटस्थ सामग्री के अलग अलग तरीके या विन्यास है। इस विचार का मतलब है कि जब आप किसी मेज को देखते हैं तो मेज का रंग, उसका आकार, ये जो आप अनुभव करते हैं, ये सिर्फ आपके मन में नहीं है। रसेल कहते हैं कि ये आपके मस्तिष्क में होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन साथ ही ये उस भौतिक वस्तु मेज के भी हिस्से हैं। यहीं पर मन और पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं। दो हमारी समझ की मूलभूत इकाइयां, संवेदनाएं और छवियां। प्रस्तुतकर्ता, तो ये तटस्थ सामग्री आखिर बनती किससे है? रसेल के अनुसार इसकी दो मूलभूत इकाइयां हैं, संवेदनाएं, सेंसेशंस, और छवियां, इमेजेस। संवेदनाएं ये वे प्रत्यक्ष अनुभव है जो हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से मिलते हैं। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और लाल रंग देखते हैं, या जब आप किसी चीज को छूकर उसकी चिकनाई महसूस करते हैं, या जब आप कोई धुन सुनते हैं, ये सब संवेदनाएं हैं। रसेल के लिए संवेदनाएं बाहरी दुनिया के साथ हमारे सीधे संपर्क का बिंदु है। वे इवेंट्स हैं जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं, लेकिन वे वस्तुनिष्ठ भौतिक दुनिया के इवेंट्स का भी हिस्सा है। छवियां ये मानसिक तस्वीरें या धारणाएं हैं जो हम तब बनाते हैं जब वास्तविक संवेदना मौजूद न हो। मान लीजिए आप अपनी पसंदीदा छुट्टियों के स्थान के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में उसकी तस्वीरें बनती हैं, उसकी गंध महसूस होती है, भले ही आप वहां मौजूद न हो। ये छवियां स्मृति या कल्पना का हिस्सा होती है। रसेल कहते हैं कि छवियां संवेदनाओं की कमजोर प्रतियां होती हैं जो अतीत की संवेदनाओं से उत्पन्न होती है। रसेल का तर्क है कि हमारा पूरा मानसिक जीवन, हमारे विचार, भावनाएं, यादें, सपने इन्हीं संवेदनाओं और छवियों के जटिल संयोजन और संबंधों से बनता है। ये दोनों मिलकर
तटस्थ सामग्री के निर्माण खंड बनाते हैं। 3 मन का निर्माण, एक सतत प्रवाह। प्रस्तुतकर्ता, पारंपरिक रूप से लोग मन को एक स्थायी अभौतिक आत्मा या एक केंद्रीकृत इकाई मानते थे, लेकिन रसेल इस विचार को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि मन कोई ठोस पदार्थ या आत्मा नहीं है। इसके बजाय रसेल मन को संवेदनाओं, छवियों, यादों, विश्वासों और इच्छाओं का एक संग्रह या गुच्छा, बंडल मानते हैं, जो लगातार बदल रहा है। जैसे एक नदी में पानी लगातार बहता रहता है, फिर भी हम उसे एक नदी कहते हैं, वैसे ही हमारे अनुभव भी लगातार बदलते रहते हैं, फिर भी हम उन्हें एक मन कहते हैं। रसेल प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स के विचार से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने कहा था कि चेतना विचारों की एक धारा है। रसेल भी इसी धारा की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे मानसिक अनुभव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कुछ निश्चित कानूनों या पैटर्न के अनुसार कार्य करते हैं, जैसे साहचर्य, एसोसिएशन। इसी जुड़ाव और प्रवाह के कारण हमें मन के रूप में एक सतत और एकीकृत अनुभव मिलता है, जबकि वास्तव में ये केवल क्षणिक अनुभवों का एक संग्रह है। 4 पदार्थ का निर्माण, अनुभवों का बाहरी संगठन। प्रस्तुतकर्ता, जिस तरह रसेल मन को संवेदनाओं और छवियों के संग्रह के रूप में देखते हैं, उसी तरह वे पदार्थ और बाहरी दुनिया को भी इसी तरह समझते हैं। उनके लिए कोई भौतिक वस्तु, जैसे एक पेड़ या एक पत्थर, कोई स्वतंत्र ठोस चीज नहीं है जो हमारे अनुभवों से अलग हो। इसके बजाय एक भौतिक वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखे गए विभिन्न संवेदनाओं, जैसे रंग, आकार, बनावट, ध्वनि के एक संगठन या समूह के रूप में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक मेज को देखते हैं तो आप उसका रंग, उसकी खुरदुरी सतह, उसकी गंध और शायद जब आप उस पर दस्तक देते हैं तो उसकी आवाज महसूस करते हैं। रसेल कहते हैं कि ये सभी अलग अलग संवेदनाएं हैं। भौतिकी का काम इन्हीं संवेदनाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन करना है। भौतिकी हमें बताती है कि ये संवेदनाएं कैसे एक साथ मिलकर एक वस्तु का निर्माण करती हैं और कैसे वे एक निश्चित, नियमित तरीके से व्यवहार करती हैं। इस तरह रसेल मन और पदार्थ को एक ही मूलभूत तटस्थ सामग्री से बने हुए दिखाते हैं, जो केवल अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित होते हैं। मन में ये अनुभव एक अनुभवशील इकाई, एक्सपीरियंसिंग यूनिट के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जबकि पदार्थ में वे बाहरी वस्तु के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जो विभिन्न दृष्टिकोणों से अनुभव की जाती है। 5 मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण, स्मृति से इच्छा तक। प्रस्तुतकर्ता, द एनालिसिस ऑफ माइंड केवल मन और पदार्थ की संरचना पर ही नहीं रुकती, बल्कि ये हमारी विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का भी गहराई से विश्लेषण करती है। स्मृति, मेमोरी रसेल के लिए स्मृति अतीत में जाने का कोई जादुई तरीका नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में होने वाली स्मृति छवियों, मेमोरी इमेजेस का अनुभव है। ये छवियां अतीत की वास्तविक संवेदनाओं की कमजोर प्रतियां होती हैं और वे एक खास तरीके से अतीत की घटनाओं से जुड़ी होती हैं। जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो हम वास्तव में एक वर्तमान छवि का अनुभव कर रहे होते हैं और उसके साथ ये विश्वास जुड़ा होता है कि ये छवि अतीत में किसी समय वास्तव में घटित हुई थी। ये एक कारण संबंधी कॉजल संबंध है, न कि सीधे अतीत में प्रवेश। ज्ञान और विश्वास, नॉलेज एंड बिलीफ रसेल ज्ञान को सत्य विश्वास, ट्रू बिलीफ के रूप में परिभाषित करते हैं। वे विश्वास की प्रकृति का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। उनके लिए विश्वास एक मानसिक घटना है जिसकी एक विशिष्ट संरचना होती है। उदाहरण के लिए, मैं विश्वास करता हूं कि आसमान नीला है और एक सामग्री होती है, जैसे आसमान का नीला होना। वे अर्थ, मीनिंग की अवधारणा पर भी चर्चा करते हैं, ये बताते हुए कि कैसे शब्दों और विचारों में एक निश्चित अर्थ होता है जो उन्हें वास्तविकता से जोड़ता है। इच्छा और भावना,
डिजायर एंड इमोशन रसेल इच्छाओं और भावनाओं को भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे इच्छा को एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया या प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होती है। इसमें आमतौर पर एक असंतोषजनक स्थिति से बचने या एक संतोषजनक स्थिति तक पहुंचने की प्रवृत्ति शामिल होती है। भावनाओं को वे शरीर में होने वाली विशिष्ट संवेदनाओं और प्रवृत्तियों के रूप में समझाते हैं जो किसी विशेष उत्तेजना या स्थिति के जवाब में उत्पन्न होती है। रसेल सिगमंड फ्रॉद के मनोविश्लेषण के कुछ विचारों की भी चर्चा करते हैं, खासकर अचेतन अनकॉन्शियस इच्छाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए। हालांकि वे उनकी वैज्ञानिक कठोरता पर सवाल उठाते हैं। 6 मैं का मिथक और व्यक्तित्व की प्रकृति। प्रस्तुतकर्ता रसेल स्वयं या की पारंपरिक अवधारणा को भी चुनौती देते हैं। कई दार्शनिकों और धार्मिक परंपराओं ने स्वयं को एक स्थायी अपरिवर्तनीय सारभूत इकाई माना है, एक आत्मा जो हमारे शरीर से अलग है। लेकिन रसेल इस विचार को सिरे से खारिज करते हैं। उनके न्यूट्रल मोनिज्म के अनुसार हमारा स्वयं भी वास्तव में अनुभवों, विचारों, यादों और भावनाओं का एक अस्थायी और लगातार बदलता हुआ संग्रह या प्रवाह है। हम एक ही व्यक्ति इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारे ये अनुभव आपस में जुड़े हुए हैं और एक निश्चित निरंतरता रखते हैं। ये किसी अमूर्त आत्मा के कारण नहीं है, बल्कि हमारे अनुभवों के लगातार जुड़े रहने, उनकी याददाश्त और उनकी कारण संबंधी श्रृंखला के कारण है कि हमें लगता है कि हम एक ही व्यक्ति है। एक तरह से हमारा स्वयं एक नदी जैसा है। पानी के कण लगातार बदल रहे हैं, लेकिन नदी का प्रवाह और उसकी पहचान बनी रहती है। निष्कर्ष, रसेल का योगदान और आधुनिक दर्शन पर प्रभाव। प्रस्तुतकर्ता द एनालिसिस ऑफ माइंड बर्ट्रैंड रसेल के दार्शनिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये उनके पहले के तार्किक परमाणुवाद लॉजिकल एटॉमिज्म से अलग थी, जहां उन्होंने दुनिया को स्वतंत्र मूलभूत परमाणु तथ्यों से बना माना था। इस किताब में वे अधिक अनुभवजन्य और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जहां मन और पदार्थ दोनों को अनुभवजन्य तटस्थ घटनाओं के संयोजन के रूप में देखा जाता है। रसेल का ये कार्य विश्लेषणात्मक दर्शन एनालिटिक फिलॉसफी की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भाषा और अवधारणाओं के स्पष्ट विश्लेषण पर जोर देता है। उन्होंने दर्शन को विज्ञान, विशेषकर मनोविज्ञान और भौतिकी के साथ अधिक संगत बनाने का प्रयास किया। हालांकि इस किताब की कुछ आलोचनाएं भी हुई, जैसे कि क्या न्यूट्रल मोनिज्म चेतना की जटिलता को पूरी तरह समझा सकता है, या क्या संवेदनाओं और छवियों की अवधारणा पर्याप्त है। फिर भी द एनालिसिस ऑफ माइंड मन के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ माइंड, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और आध्यात्मिक मेटाफिजिक्स में एक प्रभावशाली कार्य बनी हुई है। इसने मन शरीर समस्या पर बहस को एक नया आयाम दिया और आधुनिक दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। ये हमें अपनी वास्तविकता की मूलभूत प्रकृति और उसे समझने के हमारे तरीकों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। संगीत धीरे धीरे बढ़ता है और फिर समाप्त होता है। बर्ट्रैंड रसेल की ये किताब हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे गहरे सत्य सबसे सरल इकाइयों के भीतर छिपे होते हैं, और हमारी दुनिया को समझने के लिए हमें अपनी सबसे बुनियादी धारणाओं पर भी सवाल उठाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विस्तृत सारांश आपको द एनालिसिस ऑफ माइंड के सार को समझने में मदद करेगा। अगर आपके कोई और सवाल है या आप किसी और किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्द ही मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक समरी के साथ। क्वालिटी टाइम यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें।